गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे, विटेकर का वर्गीकरण। तो संपूर्ण जीव जगत को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 वर्गों में बांटा गया था। तो सबसे पहले क्या था आपका? जगत मोनेरा, दूसरा था जगत प्रोटिस्टा, तीसरा था जगत फंजाई, चौथा था जगत प्लांटी और पांचवा था जगत एनिमेलिया, यानी ये जंतु जगत के अंतर्गत आएंगे। तो सबसे पहले हम डिटेल में देखेंगे, किसकी बात करेंगे? मोनेरा जगत यानी जगत मोनेरा की। तो मोनेरा जगत के जो सभी जीव होते हैं वो क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं और ये क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं। क्या होते हैं? सबसे पहले देखिए कि जगत मोनेरा में सभी जीव यानी मोनेरा जगत के जितने भी जीव होते हैं वो क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं। ये क्या होते हैं? इस जगत के जो जीव होते हैं वह स्वकोषी भी होते हैं और विषमकोषी भी होते हैं, यानी ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इनकी कोशिका झिल्ली के चारों ओर क्या होती है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। मोनेरा जगत के जितने भी जीव होंगे उनकी कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली के चारों ओर क्या होगी? कोशिका भित्ति पाई जाएगी। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है? पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है उनसे भिन्न प्रकार की होती है और ये क्या होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन मतलब ये प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट से बने हुए पदार्थ होते हैं। इनके उदाहरण के रूप में मैं लेना चाहूंगी क्या है? जीवाणु व एनाबिना, जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इसके अंतर्गत और जीवाणुओं के नाम लूंगी तो इकोलाई हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, बेसिलस एंथ्रेसिस। तो ये सभी जीवाणुओं के इसके उदाहरण हैं जो किसके? जगत मोनेरा में आने वाले जीवों के उदाहरण है, जीवाणुओं के। जैसे बात करते हैं, जीवाणुओं की बात आ गई तो आप लोग को पता नहीं होगा कि अगर हम उपजाऊ मिट्टी की बात करें, यानी उपजाऊ मिट्टी 1 ग्राम उपजाऊ मिट्टी की बात करें तो उसमें लगभग 1 अरब और 1 मिलीलीटर दूध, मैं 1 लीटर दूध की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर 1 मिलीलीटर दूध में 30 अरब जीवाणु पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना है इसको। लगभग 1 ग्राम उपजाऊ मिट्टी में कितना? 1 अरब तथा 1 मिलीलीटर दूध में 1 मिलीलीटर दूध, ताजे दूध में कितना जीवाणु पाया जाता है? 30 अरब जीवाणु पाए जाते हैं। अब ये बात हो गई किसकी? जगत मोनेरा की। दूसरे जगत की बात करते हैं हम, जगत प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं ये क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं। ये भी स्वकोषी एवं विषमकोषी दोनों प्रकार के जीव इसमें आते हैं। मतलब प्रोटिस्टा जगत के जो जीव हैं वो क्या होते हैं? स्वकोषी एवं विषमकोषी दोनों प्रकार के होते हैं। इनकी जीवन की जो जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो कोशिका, एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती है। यानी प्रोटिस्टा जगत की जो जीव होते हैं उनमें जो सभी क्रियाएं होती है वो एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न होती है। इनके उदाहरण के रूप में आप है अमीबा है, पैरामीशियम है, एंट अमीबा है, यूग्लिना है, ये सभी प्रोटिस्टा जगत के उदाहरण है। यानी इसके पाए जाने वाले, प्रोटिस्टा जगत के पाए जाने वाले जीवों के नाम है इनके उदाहरण। जैसे क्या हो गया? पैरामीशियम हो गया, एंट अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, अमीबा। ये सभी क्या होती है? अपनी क्रियाएं क्या होती है? एक ही कोशिकाओं के द्वारा करती हैं। अब बात करते हैं तीसरा, जगत फंजाई। फंजाई को हम कवक भी कहते हैं। तो अधिकांश देखोगे कि अधिकांश कवक क्या होते हैं? तंतुमयी होते हैं और ये तंतुओं के द्वारा क्या होते हैं? ये तंतुओं का एक जाल बनाते हैं। यानी बहुत सारे जितने भी कवक होते हैं, अधिकांश कवक क्या होते हैं? तंतुमयी होते हैं और ये तंतुओं का एक जाल बनाते हैं जिसे हम कवक जाल या माइसीलिया कहते हैं। इस जगत के जीव एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय भी होते हैं। इस जगत के जीव हैं जो फंजाई जगत के जो जीव होंगे वो एक कोशिकीय होंगे और बहुकोशिकीय भी होंगे। ये यूकैरियोटिक व विषमकोषी जीव भी होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो जगत फंजाई जगत के जो जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होंगे, बहुकोशिकीय होंगे एवं यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव होते हैं तथा ये विषमकोषी भी होते हैं। इनकी कोशिकाओं में क्या होता है? हरित लवक नहीं पाया जाता। इनके उदाहरण हैं आपके म्यूकर हो गया, ईस्ट हो गया और क्या हो गया आपका
पेनिसिलियम हो गया, ठीक है, पेनिसिलियम, मशरूम, ये सभी किसके उदाहरण है? आपके फंजाई जगत के उदाहरण है। आप सभी देखते होंगे जनरली घर में कि भोजन अगर एक कुछ दिनों तक रखे रहे, हम बात करें भोजन की यानी चावल की, तो चावल को कुछ दिनों के लिए रख दो, मान लो चाहे हम भूल जाते हैं तो उसमें व्हाइट कलर का क्या हो जाता है? फफूंद लग जाता है, यानी उसमें एक जालनुमा संरचनाएं दिखाती है। या फिर हम बरसात के दिनों में ब्रेड को 1 से 2 दिन में उसमें नमी आ जाती है, तो वो अगर नमी के कारण उसमें व्हाइट कलर का क्या होता है? उसमें संरचनाएं दिखाई दे रहती है। बरसात के दिनों में जो चमड़े के जूते होते हैं उन पर, तो ये सभी चीजों में खासकर आप लोग देखे होंगे कि अचार, जब हमारे घर में अचार होते हैं उसको हम बहुत दिनों तक देखते नहीं है, उनमें नमी होती है, तो उसमें व्हाइट कलर का क्या होता है? संरचनाएं बन जाती है। वही आपका क्या है? कवक या फंजाई है, ठीक है। ये कवक क्या होते हैं? परजीवी भी होते हैं, सहजीवी भी होते हैं और मृतोपजीवी भी होते हैं। कुछ कवक जो होते हैं वो हानिकारक भी होते हैं और कुछ कवक जो है वो लाभदायक भी होते हैं हमारे लिए। तो हानिकारक यानी कुछ कवक जो है वो क्या करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं, और कुछ कवकों का उपयोग, जैसे ईस्ट हो गया तो उसका उपयोग ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है। साथ ही कुछ कवक ऐसे भी होते हैं जिनका उपयोग दवाई के रूप में यानी एंटीबायोटिक दवाई यानी मेडिसिन बनाने में भी कुछ कवकों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो फंजाई है यानी कवक है उसका उपयोग हमारे लिए लाभप्रद भी है और हानिकारक भी है। आगे देखते हैं हम जगत प्लांटी यानी प्लांटी जगत की बात करेंगे, यानी पादपों के बारे में बात करेंगे। तो पादप जगत के सभी जीव क्या होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं, वह यूकेरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। अधिकांश पौधों की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? हरित लवक पाया जाता है, यानी ये क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। अर्थात ये क्या होंगे? स्वयं भोजन का निर्माण कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे? स्वपोषी होंगे। यानी जो प्लांटी जगत के जितने भी पौधे होंगे उनकी अधिकांश कोशिकाओं में क्या होते हैं? हरित लवक पाया जाता है, और ये क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाता है, तो ये क्या कहलाएंगे? ये स्वकोशी कहलाएंगे। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। उदाहरण के रूप में आपका स्पायरोगायरा यानी हम शैवाल कहते हैं। फिर आ गया आपका मॉस फ्यूनेरिया जिसको हम मॉस भी कहते हैं, साइकस, खजूर, नीम, धान, ये सभी किसके उदाहरण है? आपके प्लांटिक जगत के उदाहरण है। शैवाल किसे कहेंगे? जनरली आप लोग देखे होंगे तालाब के किनारे, यहाँ जहाँ पर नमी होती है पानी वाली जगह पर, फर्श पर, तो क्या होता है? ग्रीन कलर का चमकदार यानी हरे रंग का चमकदार दिखाई देता है, मतलब जिसको हम साधारण बोलचाल की भाषा में काई बोलते हैं। ग्रीन ग्रीन कलर का दिखाई देता है, उसमें वो चमकदार भी होता है, वही आपका क्या है? शैवाल। एक चीज और यहाँ पर बताना चाहूंगी कि आपका अमरबेल भी इस प्लांटी जगत के अंतर्गत आता है, यानी अमरबेल प्लांटी जगत के अंतर्गत आएगा। ये अमरबेल क्या होते हैं? दूसरे पौधों पर लिपट कर यानी अपना भोजन दूसरे पौधों से चूज कर अपना प्राप्त करते हैं, अपना भोजन दूसरे पौधों के द्वारा, यानी ये परपोषी होते हैं, मतलब ये दूसरों पौधों से लिपटे हुए रहते हैं और उनका भोजन अवशोषित करके अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो अमरबेल किसके अंतर्गत आएगा? प्लांटी जगत के अंतर्गत। अब लास्ट आपका बच गया जगत एनिमिलिया, यानी एनिमिलिया किसमें आएगा? आपका जंतु जगत में आएगा। तो इस जगत के जीव क्या होंगे? बहुकोशिकीय होंगे, यूकेरियोटिक एवं विषमकोशी होंगे। यानी जंतु जगत के जो जीव होते हैं वो बहुकोशिकीय, यूकेरियोटिक एवं क्या होते हैं? विषमकोशी होते हैं। और इनकी कोशिका भित्ति के चारों ओर क्या होती है? कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति क्या होती है? नहीं पाई जाती। इसमें हरित लवक भी नहीं पाया जाता है। इस जगत के जो जीव होते हैं उसे भोजन करने के लिए एक अंग पाए जाते हैं, यानी भोजन ग्रहण करने के लिए एक विशिष्ट अंग पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मैं लेना चाहूंगी, तितली की बात करूंगी तो तितली क्या है? फूलों से रस चूसने के लिए उसमें एक प्रकार का क्या पाया जाएगा? एक नली, चूसने वाली एक नली पाई जाएगी। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? मुंह के द्वारा ग्रहण करता है। अगर तोते की बात करूं तो वो तोता अपना भोजन किससे? चोंच के द्वारा ग्रहण करता है। तो इस प्रकार से जो एनिमिलिया यानी जंतु जगत के जीव होते हैं उसे भोजन करने के लिए एक विशिष्ट अंग पाए जाते हैं। और क्या होते हैं? अधिकांश जंतुओं में प्रचलन अंग पाए जाते हैं, मतलब इस जगत के अधिकांश जंतुओं में प्रचलन अंग पाए जा रहे हैं।
इसके उदाहरण हो गया शेर हो गया, मैना हो गया, मछली हो गया, मनुष्य हो गया, ये सभी इसके जंतु जगत के उदाहरण हैं। अब हम जंतु जगत के वर्गीकरण के बारे में आगे देखेंगे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से। तो चलिए हम उसको देखते हैं। चलिए हम फ्लो चार्ट के द्वारा किसको देखते हैं, जंतु जगत का वर्गीकरण, मतलब किस प्रकार से उसका वर्गीकरण किया जाता है। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, जंतु। फिर जंतु को दो वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें क्या है, रीढ़ की हड्डी उपस्थित हो उसमें, और जिसमें रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित हो। यानी रीढ़ की हड्डी पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उसको एक वर्ग में, उसके बाद जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उसको। तो ये दो जंतु है वो दो वर्गों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे कि रीढ़ की हड्डी उपस्थित, यानी जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो ये रीढ़ की हड्डी जिसमें उपस्थित होगी उसको फिर से दो भागों में बांटा गया है, जिसके त्वचा पर बाल पाए जाते हैं और जिसके त्वचा पर बाल नहीं पाए जाते हैं। तो देखिए ये वाला आप देख रहे हो, रीढ़ की हड्डी जिसमें उपस्थित हो। तो सबसे पहले फिर से इसे दो भागों में बांटा है, त्वचा पर बाल, यानी जिन जीवों पर त्वचा पर बाल पाए जाते हैं इसमें कौन से आएंगे, आपके स्तनधारी जीव आएंगे, जिसमें से आपका क्या आएगा, मनुष्य, शेर, बिल्ली, गाय, चमगादड़, ये किसके अंतर्गत आएंगे, जिनके त्वचा पर बाल पाए जाते हैं और ये स्तनधारी होते हैं। उसके बाद देखिए त्वचा पर बाल नहीं पाए जाने वाले, मतलब जिनकी त्वचा पर, जिन जीवों के त्वचा पर बाल नहीं होते, उनमें आपका उदाहरण है मत्स्य यानी मछली, उभयचर, सरीसृप और पक्षी। फिर से इसी चीजों को दो भागों में फिर से डिवाइड किया गया है। इस फ्लो चार्ट को मैं दोबारा और इसको मतलब कितने भागों में बांटा गया उसको बताऊंगी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि मत्स्य, उभयचर और सरीसृप और पक्षी, ये जिनके त्वचा पर बाल पाए जाते हैं, इसको फिर से दो भागों में बांटा गया है, जिसको मैं आगे फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाऊंगी आगे बनाकर। आप देखेंगे ये तो हुआ हमारी रीढ़ की हड्डी जिसमें उपस्थित होगी उन जीवों के बारे में। अब हम बात करते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। उदाहरण के रूप में आपका केचुआ हो गया, केचुओं में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। जोंक हो गया, मच्छर हो गया, घोंघा हो गया, चींटी और फीतापीमी, इन सभी पर रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित होती है। तो आगे हम फ्लो चार्ट में किसको देखेंगे, ये वाला मत्स्य, उभयचर और सरीसृप पक्षी, यानी त्वचा पर बाल नहीं पाए जाते उन जीवों को फिर से दो भागों में बांटा गया है। तो चलिए उसको देखते हैं। चलिए हम देखते हैं त्वचा पर बाल नहीं पाए जाते हैं तो कौन कौन से होंगे, मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी। तो इसको फिर से दो भागों में बांटा गया है, जिनके शरीर पर पंख पाए जाते हैं और जिनके शरीर पर पंख नहीं पाए जाते हैं। तो शरीर पर पंख पाए जाने वाले में कौन से आएंगे, आपके पक्षी आएंगे। पक्षी में आपका मैना हो गया, तोता हो गया, कौवा हो गया, मुर्गा हो गया। तो इन सभी में क्या होते हैं, पंख पाए जाते हैं। और जिनके शरीर पर पंख नहीं पाए जाते हैं ये किसमें आएंगे, मत्स्य यानी मछली जैसे, उभयचर और सरीसृप। उभयचर मतलब जो जल में भी रहते हैं और स्थल में भी रहते हैं। अब इसको फिर से दो भागों में बांटा गया है, जिनके त्वचा क्या होंगे, नमी युक्त होंगे और जिनमें क्या है, नमी युक्त त्वचा का अभाव होगा, यानी जिनके त्वचा में नमी पाई जाएगी, और ऐसे जीव जिनके त्वचा में नमी का अभाव होगा, यानी उसमें नमी नहीं पाया जाएगा। तो देखेंगे कि त्वचा नमी युक्त में कौन आएगा, मछली और उभयचर। फिर से इसको दो भागों में बांटा गया है, जिनके शरीर पर सल्क पाए जाते हैं, वो यहाँ पर जगह नहीं था तो मैंने लिखी हूँ, लास्ट चीज है तो इसको बता दूं। फिर से इसको दो भागों में डिवाइड किया गया था। पहला कि शरीर पर जिनके सल्क पाए जाएंगे वो, और जिनके शरीर पर सल्क नहीं पाए जाते हैं। तो सल्क, जिनके शरीर पर सल्क पाए जाते हैं वो कौन, किसमें आएंगे, मछली। तो मछली आपका क्या होगा, मछलियों में क्या होता है, सल्क पाए जाते हैं उनके शरीर पर। तो जैसे रोहू हो गया, कतला हो गया, इसके उदाहरण। तो उनके शरीरों पर, मछलियों के शरीरों पर क्या पाए जाते हैं, सल्क पाए जाते हैं। और जिनके शरीर पर सल्क नहीं पाए जाते हैं वो किसमें आएंगे, उभयचर, यानी आपका मेढक हो गया, टोड हो गया। तो ये आपके जिनके शरीर में क्या होंगे, मतलब सल्क नहीं पाए जाएंगे। आप देखते हैं कि नमी युक्त त्वचा का अभाव, जिनके त्वचा पर नमी नहीं पाया जाएगा, एक किसके अंतर्गत आएगा, आपका सरीसृप, जिसमें आपका छिपकली हो गया, सांप हो गया, कछुआ हो गया। ये क्या है आपके, जिनमें नमी का अभाव होता है, नमी युक्त त्वचा का अभाव होता है। तो ये आपका
आपका क्या हुआ, जंतु जगत का वर्गीकरण का ये फ्लो चार्ट था। अगर आपको दो भागों में करके बताई हूँ तो कंफ्यूजन होगा, तो आप लोग बुक में देख सकते हो, ये बहुत अच्छे से बना हुआ है, एक बार उससे भी समझ सकते हो, ठीक है। और अगर किसी चीज में डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो व्हाट्सएप नंबर पर। आगे चलिए ये देखते हैं कि ये तो जंतु जगत का वर्गीकरण हो गया। अब आगे देखते हैं नामकरण की प्रक्रिया। चलिए देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है, नामकरण की आवश्यकता एवं प्रक्रिया। तो नामकरण क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो किसी भी जीव के वर्गीकरण में स्थान निश्चित करके उसे एक निश्चित नाम देना ही क्या कहलाता है, नामकरण कहलाता है। किसी जीव का वर्गीकरण में स्थान निर्धारित करके उसे एक निश्चित नाम देना ही नामकरण कहलाता है। तो आप सभी देखते होंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में कोई भी जीव हो या कोई किसी भी वस्तु की बात करते हैं तो अलग अलग क्षेत्र या बोली या भाषा के हिसाब से एक ही चीज को हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में लेना चाहूंगी आलू, तो हिंदी में हम उसे आलू कहते हैं। अगर उसी को हम आलू को तमिल में बात करेंगे तो उसे उरु लैकी लैक हंगू कहा जाता है। उसी प्रकार अगर मराठी की बात करूं तो उसे बटाटा कहा जाता है और हिंदी में आलू कहा जाता है और इंग्लिश में पोटैटो कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि आलू को ही इतने सारे नामों से अलग अलग क्षेत्र अलग अलग भाषा के नाम से जाना जाता है। तो क्या होती है, इस एक ही चीज को अलग अलग नामों से पुकारने से क्या होती है, असुविधा होती है। तो इसी असुविधा को दूर करने के लिए लिनियस ने क्या किया, जीवों की नाम की आवश्यकता पर यानी उसकी नामकरण करने की आवश्यकता महसूस की, जिसे सारे संसार में मतलब एक ही नाम से जाना जा सके। यानी अलग अलग नामों से मतलब जानते तो उसमें असुविधा होती है, तो जिसको सारे संसार में एक ही नाम से जाना जाए इसीलिए उन्होंने वर्गीकरण किया, जिसको क्या कहा गया, वैज्ञानिक नाम कहा जाता है, जिसे हम द्विनाम पद्धति कहते हैं। इसमें वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ये दो शब्दों का बना होता है, यानी इनमें प्रत्येक जीव का नाम दो शब्दों का होता है। तो देखेंगे इसमें कुछ नियम है इसके द्विनाम पद्धति के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वंश को लिखते हैं, किसी भी जीव के वंश का नाम लिखते हैं, उसके बाद उसके जाति का लिखते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दी हूँ जिसमें क्या है, कुछ जीव के नाम है जैसे मेढक, शेर, मनुष्य। तो सबसे पहला इसका ये है कि सबसे पहले हम वंश को लिखते हैं, उसके बाद इसके जाति को लिखते हैं। तो वंश को जब हम लिखते हैं तो इसका पहला अक्षर वो क्या होता है, कैपिटल में होता है यानी बड़े अक्षर में रहता है। बाकी का जितना भी है वो क्या होता है, छोटे अक्षरों में होता है। और जो जाति का नाम है, जैसे यहाँ पर जीव का नाम मेढक है तो मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टिग्रीना। तो राना उसका वंश है और टिग्रीना क्या है, उसकी जाति। तो जिसमें देखेंगे तो इसका पहला जो अक्षर है यानी वंश का वो क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा यानी बड़े अक्षरों में। बाकी का जो है वो क्या होगा, स्मॉल लेटर में यानी छोटे अक्षरों में होंगे। और उसकी जाति जो होगी वो क्या होगी, छोटे अक्षरों में लिखी जाएगी। अब यहाँ पर ये भी बात देना है कि जो वंश और जाति है इनको हम इटैलिक अक्षरों में यानी इसको तिरछे अक्षरों में लिखते हैं, जैसे इटैलिक में लिखते हैं। अगर हम इसको तिरछे अक्षरों में नहीं लिखते तो इसके नीचे हमें लाइन खींचना पड़ता है। तो इस चीजों को आप लोग ध्यान दोगे। उसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, शेर। शेर का तो वैज्ञानिक नाम होगा पैंथरा लियो और मनुष्य का नाम क्या होगा, वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, आपका नामकरण की प्रक्रिया है। यानी नामकरण की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में एक ही चीजों को अलग अलग पुकारा जाता है तो उससे कंफ्यूजन भी होती है, असुविधाएं भी होती है। तो ऐसे नामकरण लिनियस ने फिर क्या किया, इनको सुविधा पूर्वक बनाने के लिए इन वैज्ञानिक नाम दिया, जिससे सारे संसार में उसी चीज को एक ही नाम से हम जान सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, आपका अध्याय एक जो है वो पूरी तरीके से समाप्त होती है। इसका मैंने क्वेश्चन आंसर आपको पहले भी पीडीएफ में दे दिए हैं। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।